जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करते हैं भाई आप सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और भाई आप अपनी डेली पढ़ाई को कंटिन्यू करते होंगे। और आप जैसा कि पता है कि आपको RWA SFC GD 2025 की न्यू बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। तो आज ये हमारी जीके और जीएस की सॉल्यूशन की दोस्तों तीसरी क्लास हो रही है। ऑलरेडी दोस्तों हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं और यदि आपने उन दोनों क्लासों को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, आपको दोनों वीडियो हमारे मिल जाएंगी, तो उन क्लासों को ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अभी आपका ये लेटेस्ट क्लास आपकी स्टार्ट हुई है, तो आप लोग इन क्लासों को जितना जल्दी हो सके जो हमारी क्लासें हो चुकी है उनको कवर कर लीजिए, ताकि आपका जो बैकलॉग है वो दोस्तों ज़्यादा ना हो। क्योंकि बैकलॉग फिर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको जो वीडियो को जो देखना है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब आप पीछे हो जाएंगे। तो अभी क्या है, अभी से आप हमारी 2 क्लासों को देख लो तो आप बराबर पे जब आ जाएंगे तो हमारे साथ में डेली लाइव क्लास में जुड़ सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने उन क्लासों को देखा होगा, नहीं देखा है तो वीडियो को देख लीजिएगा। और आज ये हमारी दोस्तों तीसरी क्लास होने वाली है। RWA GKGS 2025 SHG GD न्यू बुक का तीसरी क्लास हो रही है, जिसमें हम इतिहास को दोस्तों कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक दोस्तों हमने फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को कंप्लीट किया था, सेकंड वीडियो में हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया और आज हम दोस्तों वहीं से हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं जहां से हमने कल की क्लास को ऑफ किया था। तो हमने कल की क्लास में टोटल 80 तक के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम वहीं से क्वेश्चन नंबर 81 से अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे और लगभग इस आधे घंटे की क्लास में दोस्तों हम मैक्सिमम क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होंगे। तो एक बार आप सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और अपने वीडियो को शेयर कर देंगे। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने सेशन को सीधे स्टार्ट करेंगे और बात करते हैं अपने आज के क्वेश्चन से। तो भाई कल हमने आपको बताया था कि सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो कौन था दोस्तों, तो आप कहेंगे सर सिमुक था। तो वहीं से हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन भाई आपका SSC GD 13 फरवरी 2023 को एग्जाम में पूछा गया था। कह रहा है कि सातवाहन भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। तो ये किस में था, तो आप कहेंगे सर ये दक्षिण भारत का था। कहाँ का था भाई, ये दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। और इसका जो संस्थापक था वो कौन था दोस्तों, तो आप कहेंगे सर इसका जो संस्थापक था वो कौन था, सिमुक था। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, बेसिक सा है, उम्मीद करिएगा याद रखेंगे आप लोग इसे। आगे दोस्तों यहाँ पे ब्रैकेट में एक पॉइंट दिया गया है, इसको आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि जो पॉइंट्स ब्रैकेट में दिए गए यही तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई मैंने आपको बताया था कि संस्थापक कौन था, भाई सिमुक था। और भाई सातवाहन का जो प्रथम यशस्वी शासक था वो था सातकर्णी प्रथम। कौन था दोस्तों, तो इसका नाम याद रखेंगे, ये था दोस्तों आपका सातकर्णी प्रथम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको देखिए यहाँ से एग्जामिनर 2 टाइप के क्वेश्चन दे सकता है जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। भाई यहाँ से देखिएगा, आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब यहाँ से आपको एक पॉइंट और मिल गया। तो ये भाई आपके 3 क्वेश्चन है, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से आप तीनों क्वेश्चन को पढ़ने से थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। अब ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। यदि संस्थापक पूछेगा तो आपको केवल और केवल सिमुक बताना है। यदि आपसे पूछे कि सातवाहन वंश का प्रथम यशस्वी शासक कौन था, यदि यशस्वी ना दे तो केवल शासक दे कि सातवाहन वंश का प्रथम शासक कौन था, तो सातकर्णी प्रथम बताएंगे। ठीक है भाई, क्या बताएंगे, सातकर्णी प्रथम, जबकि ऑप्शन में गौतमी पुत्र सातकर्णी भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो भाई आप गौतमी पुत्र सातकर्णी को बताना है। ठीक है भाई, ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है कि सातवाहन वंश शासित मुख्य क्षेत्र महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक। क्योंकि भाई ये जितने भी आपके राज्य हैं ये सभी कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर ये सभी राज्य आपके दक्षिण भारत के राज्य हैं। कौन से हैं भाई, दक्षिण भारत के राज्य हैं, साउथ इंडियन क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। आगे चलें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ तक किसी को। आगे देते हैं, प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश के राजा थे। तो सभी को पता है कि जो कनिष्क था वो किस वंश का था, ये कुषाण वंश का था। इसको ट्रिक याद करने की है कि कासे कुषाण और कासे कनिष्क, इसके नाम से ही आप याद रख पाएंगे, जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो प्रसिद्ध शासक जो कनिष्क थे ये किस वंश के शासक थे, तो कुषाण वंश के शासक थे। अब भाई देखिएगा, कुषाण वंश में विभिन्न प्रकार के शासक आए, उनमें से नाम एक बार सुनिएगा। एक तो थे आपके विम कडफिसस, दूसरे कुजल कडफिसस, तीसरे वासिष्क थे, चौथे होविस्क थे और उसके बाद वासुदेव आए थे। कौन आए थे, वासुदेव। तो यहाँ से देखा आपने कुषाण, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ याद करने की, इनके वंश के शासक कैसे याद रखेंगे। भाई कासे कुषाण है,
का से कडफिसेस, कडफिसेस कुजुल, सभी में का आ रहा है, वहिस्क और हुविस्क सभी में का आ रहा है ना, तो भाई कुषाण वंश से संबंधित है, तो इस का से आप इनके नाम याद रख सकते हो। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83। अब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 में क्या पूछा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि मौर्यों के पतन को लेकर गुप्तों के उत्थान दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक की अवधि को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दिया है उत्तर मौर्य काल। भाई यहाँ से बात किसकी हुई थी, मौर्यों के पतन की। जब मौर्यों के पतन की हो रही थी तो क्या हो जाएगा, तो यह आप बताएंगे उत्तर मौर्य काल, ऑप्शन नंबर ए। और यही क्वेश्चन आपके अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है 5 मार्च 2024 को एसएससी जीडी का, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है आपका, 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। याद रखेंगे उत्तर मौर्य काल। आगे दिया गया है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था। भाई रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था तो वो था दोस्तों कुषाण राजवंश। कौन सा था, कुषाण राजवंश था। और कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, कुजल कडफिसेस। नाम याद रखेंगे भाई, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कुषाण वंश के संबंधित यहाँ से दोस्तों आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, इनको आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स भी बना सकते हो। कुषाण वंश का संस्थापक पूछेगा तो कुजल कडफिसेस बताना है। महान शासक पूछेगा तो कनिष्क बताना है। तो जो कनिष्क हैं ये किस वंश के शासक थे, तो कुषाण वंश का बताना है। और कुषाण वंश में मूर्ति कला की मथुरा तथा गांधार शैली का जन्म कनिष्क के समयकाल ही हुआ था। कनिष्क ने सिल्क मार्ग में चीन से रोम जाने वालों पर नियंत्रण किया था। कहाँ से भाई, चीन से रोम। रोम कहाँ पर पड़ता है, तो आप कहेंगे सर इटली। ठीक है भाई, चाइना से इटली जाने वालों के पर नियंत्रण किया था। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मौर्योत्तर काल में रिक्त स्थान वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थीं, उनको क्या कहते थे। भाई मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी शायद पहली क्लास में कि भाई कर्मकार, कर्मकार किसे कहा जाता है। तो कर्मकार के बारे में मैंने आपको शायद पहली क्लास में बताया था। कर्मकार वो होते थे जिनके पास भाई कोई भी जमीन नहीं होती थी। जिसके पास जमीन नहीं होती थी उसको क्या कहते थे, उन्हें हम कर्मकार कहते थे, या हम कह सकते भूमिहीन वालों को कर्मकार कहा जाता था। जिनके पास जमीन नहीं है वो कर्मकार हैं। ठीक है, तो जो कर्मकार होते थे वही तो पूछा है, जिनके पास जमीनें नहीं होती थी, चाहे वो पुरुष हों चाहे वो महिलाएं हों, उनको कर्मकार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी, दास कर्मकार। याद रखिएगा, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार मैं ये क्वेश्चन आपको बता भी चुका हूँ। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की। भाई ये देखो, मैंने क्वेश्चन शायद आपको कल की ही क्लास में बताया था कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यमित्र शुंग थे। कौन थे भाई, पुष्यमित्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी। कल का रिपीटेड क्वेश्चन है, जिन दोस्तों ने कल की क्लास को देखा है तो वो उन्हें पता होगा कि हाँ ये कल क्वेश्चन मैंने करवाया था। तो यहाँ से भाई शुंग वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझिएगा। संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 185 ईसा पूर्व आपको बताना है। अंतिम मौर्य शासक था देखो बृहद्रथ, और बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना क्यों की, क्योंकि जो पुष्यमित्र जो था ये बृहद्रथ का सेनापति था, और इसने जब बृहद्रथ की हत्या कर दी तो यह उसकी राजगद्दी पर बैठकर इसने शुंग वंश की स्थापना की, और उसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग कहा गया। शुंग वंश के अन्य प्रमुख शासक रहे जैसे अग्निमित्र रहे, वसुमित्र, वज्रमित्र और देवभूति। ये सभी भाई शुंग वंश के अंतिम प्रमुख शासक रहे थे, अन्य प्रमुख शासक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। रिक्त स्थान है, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे तो बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना। भाई बुद्ध चरित्र कौन को नहीं जानता, भाई सभी जानते हैं कि अश्वघोष की रचना है। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है, अश्वघोष की रचना है। और कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो कनिष्क है ना, कनिष्क, इसको हम द्वितीय अशोक के नाम से भी जानते हैं। तो ये यहाँ से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ जाता है। क्वेश्चन एग्जामिनर कर सकता है कि बताइए द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप कहेंगे सर द्वितीय अशोक के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर बिल्कुल सही सही दे पाएंगे। आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक किसी को। अगला पॉइंट आता है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने ये रहा। कह रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट और भी दिया गया है, इसको भी समझ लो कि कनिष्क में दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, चरक और पास्तौर जैसे ये विद्वान भी रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 88 है कि गांधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के तहत विकसित हुई। यानी कि क्वेश्चन का जो कहने का जो तात्पर्य है
वो है कि स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के समय में विकसित हुआ है। तो ये भाई कनिष्क कह सकते हैं या कुषाण वंश के समय में कह सकते हैं कि विकसित हुआ है। और इसकी जो शैली है वो कैसी है, गांधार कला शैली है। आपके एग्जाम में शैली भी पूछी जा सकती है कि स्कूल ऑफ आर्ट की जो शैली है वो कैसी है, तो आप कहेंगे सर गांधार कला शैली है। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कुषाण वंश के महानतम शासक जो कनिष्क थे, उनके शासन काल में संबंधित दो स्वतंत्र शैलियाँ चलती थी। कौन सी चलती थी दो स्वतंत्र शैलियाँ, एक तो आपकी गांधार कला शैली है, दूसरी आपकी मथुरा कला शैली। ये दोनों शैलियों के नाम भाई याद रख लो आप लोग, गांधार और मथुरा। और जो गांधार कला शैली है और मथुरा कला शैली, इन दोनों का जो उल्लेख है ये किसमें मिलता है, कुषाण वंश में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से, अब ये क्वेश्चन देख लो, आपके एसएससी जीडी 24 फरवरी 2024 को एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन है। भाई देखिएगा, चंद्रगुप्त जो प्रथम था उसकी पत्नी का नाम था कुमार देवी, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी उनका नाम था कुमार देवी। और गुप्त वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। और गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक था ये भी था चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराजाधिराज की उपाधि किसने ग्रहण की थी, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। और गुप्त संवत को किसने शुरू किया, यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की, तो चंद्रगुप्त प्रथम आप लोग बताएंगे, ठीक है। लिच्छवी राज्य की राजकुमारी थी कुमार देवी, ठीक है भाई। ये जो कुमार देवी थी ये कहाँ की थी, ये लिच्छवी राज्य की राजकुमारी हुआ करती थी कुमार देवी, जिनका विवाह चंद्रगुप्त प्रथम के साथ संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आप सभी जानते हो कि विक्रमादित्य को किसके लिए जाना जाता था, न्याय के लिए। और ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 1 मार्च 2024 को एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वे थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक कर देना है। इन्होंने अभी विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर रखी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य उपाधियां भी मिली हैं, जैसे इन्हें विक्रमांक भी कहा जाता था, परम भागवत भी कहा जाता था। तो ये भी दो नाम आपको याद रखने हैं। कुमारगुप्त प्रथम की बात करें तो इनको महेंद्रादित्य और श्री महेंद्र के नाम से भी जाना जाता था। समुद्रगुप्त की जो उपाधि है वो कविराज, अप्रतिरथ और पराक्रमांक आदि ये समुद्रगुप्त की उपाधियां हैं। और जो महाराजाधिराज की उपाधि है ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए। महाराजाधिराज की जो उपाधि है किसने धारण की रखी, तो चंद्रगुप्त प्रथम आपको बता देना है। यहाँ तक की बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये भी आपके एसएससी जीडी 7 मार्च 2024 को एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हर्षवर्धन द्वारा संस्कृत नाटक लिखे गए हैं, यानी कि हर्षवर्धन ने सांस्कृतिक जो नाटक है वो कितने लिखे हैं। तो आप कहेंगे सर हर्षवर्धन ने टोटल जो नाटक है वो 3 नाटक लिखे हैं। कौन लिखे हैं भाई, 3 नाटक लिखे हैं। कौन कौन से हैं वो नीचे दिए गए हैं। एक तो भाई आपका प्रियदर्शिका है, रत्नावली और नागानंद। आप लोगों ने ये तीनों नाम तो भाई पढ़े होंगे कहीं ना कहीं ल्यूसेंट वगैरह में। तो ये तीनों जो रचना है किसकी, आप कहेंगे सर ये हर्षवर्धन की हैं। ये तीनों हैं क्या, ये तीनों नाटक है। यदि आपसे विधा पूछी जाए कि हर्षवर्धन की जो तीनों रचना है वो किस विधा में है, तो आप कहेंगे सर विधा जो है वो नाटक है। क्या हो जाएगा, नाटक हो जाएगा। और किस भाषा में है, तो भाषा यदि आपसे पूछी जाए, यदि यहाँ पर भाषा की बात की जाए तो भाषा आपको संस्कृत बता देनी है। याद रखेंगे, ये छोटे छोटे से पॉइंट आपके लिए एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, ठीक है भाई। तो भाषा क्या हो जाएगी, संस्कृत हो जाएगी, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा भी है। चलिएगा, यहाँ तक की बात समझ में आ गई हो तो भाई आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने आ चुका है भाई। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को जो क्वेश्चन की जो क्वालिटी है, पीडीएफ की जो क्वालिटी है वो एकदम अच्छे तरीके से दिखाई दे रही होगी और सुनाई भी दे रही होगी। चलिएगा, बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 92 का। भाई आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, भाई हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यदि आप चैनल पर नए हों तो। यदि आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो को अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया तो भाई एक बार फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि भाई आपका एक एक लाइक दोस्तों हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, ताकि हम आपके लिए डेली बेहतर से बेहतर कुछ ना कुछ क्लास में करते रहें, ठीक है भाई। तो चलिएगा भाई, क्लास को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो के लास्ट में कमेंट भी कर दिया करो भाई कि आप लोगों को जो क्लास है वो कैसी लगी है। अब भाई कह रहा है क्वेश्चन नंबर 92,
कह रहा है कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? तो वो थे हरिसेन। कौन थे दोस्तों? हरिसेन जो थे यही थे। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, हरिसेन द्वारा कौन सी रचना है जो रची गई थी? तो वो है आपकी प्रयाग प्रशस्ति। अभिलेखों के बारे में पढ़ा होगा, तो ये प्रयाग प्रशस्ति है, ये इंपॉर्टेंट रचना है भाई। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कॉपी में नोट कर सको। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ उसे नोट करते चलो कॉपी में। अब प्रयाग प्रशस्ति पूछी जाएगी, ये रचना किसके द्वारा रचित है? तो आप कहेंगे सर ये हरिसेन के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश ने उन्हें रोका। भाई चालुक्य नरेश कौन था? तो वो थे दोस्तों पुलकेशन द्वितीय। कौन थे भाई? पुलकेशन द्वितीय थे चालुक्य नरेश। उन्होंने हर्षवर्धन को रोका। और चालुक्य वंश के प्रतापी जो शासक थे वो कौन थे? तो वो थे पुलकेशन द्वितीय। इनका नाम याद रखो भाई, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। क्वेश्चन आएगा कि चंद चालुक्य वंश का प्रतापी शासक कौन हुआ करता था? तो पुलकेशन द्वितीय बताना है। इसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर रोका था और उसको पराजित भी किया था। और यह वर्णन हमें ऐहोल अभिलेख में देखने को मिलता है। किस अभिलेख में? ऐहोल अभिलेख में मिलता है। कभी कभी क्वेश्चन यह भी पूछ लिया जाता है कि ऐहोल अभिलेख में किसका वर्णन मिलता है? तो आप बताएंगे चालुक्य वंश के प्रतापी शासक पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के युद्ध का वर्णन मिलता है। ये भी आपको बता सकते हैं। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय, इसको लगा लो इम्पोर्टेंट। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लो सभी लोग, ठीक है भाई। इसकी स्थापना पूछी जाती है, कब और किसने की? भाई नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना ये 5वीं शताब्दी में की गई थी, जिसको कुमारगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताइए विक्रम, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा नाम है ना, तो नालंदा विश्वविद्यालय को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन? भाई ये क्वेश्चन यदि मेरे एग्जाम में आ जाएगा ना, तो भाई आंख बंद करके इसका टिक लगा दूंगा। सभी को पता है भाई, भारत का नेपोलियन इज इक्वल टू समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक कर देना है बिना सोचे समझे। बात समझ में आ गई? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। आगे चलें भाई, सभी का सही आ गया है बिल्कुल। जो लोग सी आंसर दे रहे हैं सभी का सही है भाई। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और यहाँ से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय का युद्ध, भाई हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? अभी थोड़ी देर पहले, मुश्किल से 10 या 20 सेकंड हुए होंगे, अभी मैंने आपको बताया कि जो पुलकेशन द्वितीय थे ये भी चालुक्य वंश के शासक थे। कहाँ के थे? आपको मैंने बताया था ये चालुक्य वंश के शासक हुआ करते थे। चालुक्य वंश के शासक थे और इन्होंने हर्षवर्धन का रास्ता रोका था। किस नदी के तट पर? तो अभी मैंने बताया था नर्मदा नदी के तट पर, बताया था ना। तो नर्मदा नदी के तट पर इन्होंने जो है युद्ध किया था, जिसमें से हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। किसने? पुलकेशन द्वितीय ने। बात रखेंगे, याद रखिएगा। तो 96 का क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा भाई। चलिएगा, यहाँ तक वही पॉइंट है आपका कि हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था और इस युद्ध में हर्षवर्धन को हरा दिया था। किसने? पुलकेशन द्वितीय ने। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार और कवि हर्षचरित? तो हर्षचरित इज इक्वल टू बाणभट्ट। सभी को पता होगा कि हर्षचरित की रचना कौन है भाई? रचनाकार तो बाणभट्ट हैं। ऑप्शन नंबर ए आपको टिक कर देना है। और ये क्वेश्चन फरवरी 2023 में आपके एग्जाम में पूछा था। भाई बाणभट्ट की और भी रचनाएं हैं भाई। बाणभट्ट की जितनी भी रचनाएं मैं आपको बताने वाला हूँ वो सभी नोट करते रहो कॉपी में, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई रचना आपके एग्जाम में जरूर पूछ ली जाएगी। बाणभट्ट की रचना जैसे आपकी हास्यचरित और कादंबरी दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। राजशेखर को महिपाल एवं महेंद्रपाल प्रथम दोनों को संरक्षण प्रदान किया था। राजशेखर की प्रयोजन काव्य मीमांसा, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। काव्य मीमांसा किसकी रचना है? तो राजशेखर की बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन बनेगा कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। आर्यभट्ट की प्रमुख रचना जैसे आर्यभट्टियम, इनमें तो नाम ही आ रहा है आर्यभट्ट का, तो बता सकते हो। और सूर्य सिद्धांत, तो सूर्य सिद्धांत किसकी? आर्यभट्ट की। तो सूर्य सिद्धांत ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है भाई, ये तीनों आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित कर दिया था?
किसने? समुद्रगुप्त ने। तो यही क्वेश्चन पूछा जाए तो दक्षिणापथ में कितने शासकों को पराजित किया था? तो आप बताएंगे सर 12 सदस्यों को इन्होंने पराजित कर दिया था। समुद्रगुप्त से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि जैसे समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ की विजय के लिए 3 नीति अपनाई थी, जिसमें से 12 लोगों को पराजित कर दिया। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिश्चंद्र। इसको लगाओ इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में बन चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन आया था कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिश्चंद्र था। समुद्रगुप्त उसको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। भाई सिक्कों पर, जो समुद्रगुप्त ने जो सिक्के चलवाए थे उस पर जो समुद्रगुप्त है उसको सिक्कों पर क्या करता था? वीणा बजाता हुआ उसने दिखाया था। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, चलिएगा आगे चले भाई। यहाँ तक से क्वेश्चन में कोई भी किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगला पॉइंट है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? तो भाई अशोक स्तंभ पर जो है वो आपके समुद्रगुप्त की खुदाई की प्रशस्ति की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि दरबारी कवि कौन था समुद्रगुप्त का? तो वो हरिश्चंद्र था। और हर्षेड ने किसकी रचना की थी? प्रयाग प्रशस्ति। ये भी मैंने आपको बताया था। और प्रयाग के नाम से ही प्रयागराज यानी इज इक्वल टू इलाहाबाद, तो इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। ये स्तंभ लेख जो है वो 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों में उल्लेख किया गया है। ठीक है भाई, याद रखेंगे। और प्रयाग प्रशस्ति जो नाम है वो किसका है? इलाहाबाद प्रशस्ति का ही नाम है। जैसे इलाहाबाद का अपडेटेड नाम प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक वैसे ही इनके अभिलेखों को भी किया गया है। आज का हमारा 100 नंबर क्वेश्चन भाई, रिक्त स्थान ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। तो वो था भाई चीनी यात्री हुएनसांग। कौन था भाई? ये चीनी यात्री था हुएनसांग। इसकी जो पुस्तक थी जिसका नाम था सी यू की, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी यू की। इस पुस्तक में, पुस्तक के रचनाकार कौन था? तो यही था हुएनसांग। इसने हर्षवर्धन के दरबार में काफ़ी समय तक समय बिताया और उसमें जो कुछ भी उसने देखा सुना उसका जो वर्णन है वो हुएनसांग की पुस्तक सियूकी में दिया गया है। ठीक है, और ये हुएनसांग था कौन? तो ये हुएनसांग जो था ये एक चीनी यात्री था। और ये किसके दरबार में आया था? तो आप कहेंगे सर ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इनकी पुस्तक भी दी गई सी यू की पुस्तक में। इसमें चीनी यात्री हुएनसांग ने अपने ग्रंथ में वर्णन किया है। आगे चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अभी तक हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है भाई, और उम्मीद करते हैं ये 100 क्वेश्चन में से आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है भाई, मैं हर एक स्टूडेंट्स की रिप्लाई देता हूँ कमेंट में, और सभी लोगों की कमेंट्स भी देखता हूँ। अगला पॉइंट कह रहा है कि हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट एवं मयूर नामक प्रमुख विद्वान भी रहते थे। क्वेश्चन नंबर 101, कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, यहाँ से क्वेश्चन भाई दो टाइप से पूछे गए थे। पहले इसका एक क्वेश्चन का जो क्रेज था बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए अभिज्ञान शाकुंतलम रचना किसकी है। यह क्वेश्चन कई बार ना जाने कितने एग्जामों में यही इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है। तो आप बता देते थे लोग कि कालिदास थे, अभिज्ञान शाकुंतलम बाई कालिदास। लेकिन अब भाई ट्रेंडर हो गया है थोड़ा सा चेंज। अब आपसे पूछ रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला और राजा, कौन से राजा की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है भाई एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था दुष्यंत। दुष्यंत एक राजा थे और उनकी रानी थी शकुंतला। इनकी प्रेम कथाओं का वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने इसका वर्णन किया है। याद रखेंगे भाई, हमारी बात समझ में आ चुकी है। चलिएगा आगे चलें, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। कालिदास द्वारा रचित नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम और शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। 102 नंबर क्वेश्चन, किस साम्राज्य के शासन काल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता था? इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। भाई इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि भाई ये आपका कौन सा साम्राज्य है? तो वो है आपका गुप्त साम्राज्य, याद रखिएगा। और गुप्त साम्राज्य के शासन काल को ही स्वर्ण युग का शासन काल भी कहा जाता था। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। सेम यही क्वेश्चन आया था कि बताइए कि किस शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वो था गुप्त साम्राज्य का शासनकाल। आगे चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? अब यहां से कह रहा है संबंधित नहीं है। भाई आप सभी को पता है नागर शैली होती है,
नागर शैली। जो आपका अयोध्या का राम मंदिर बना हुआ है, कई बार ना जाने कितनी बार मैंने इस क्वेश्चन को जिक्र किया है, अयोध्या का जो राम मंदिर है ये किस शैली में बना हुआ है? तो आप कहेंगे सर अयोध्या का जो राम मंदिर है ये आपका नागर शैली में बना हुआ है। और उसी प्रकार से आपकी बेसर शैली भी होती है भाई, ठीक है, बेसर शैली भी होती है। द्राविड़ शैली जो होती है ये आपके दक्षिण भारत में जो अधिकांश से आपके जो मंदिर बने हुए हैं ये आपके दक्षिण भारत से संबंधित है, ठीक है भाई। द्राविड़ शैली दक्षिण भारत में बने मंदिरों से संबंधित है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। दक्षिण भारत में बने मंदिरों से संबंधित द्राविड़ शैली है। और तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऊर्ध्वका। ऊर्ध्वका जो है ये दोस्तों भारत की मंदिर स्थापत्य कला से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखता है। तो कौन नहीं रखता है? ऊर्ध्वका नहीं रखता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे चलिए भाई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। और ये अयोध्या वाला राम मंदिर है, इसको याद रख लेना, बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में स्थापत्य कला की प्रमुख शैलियाँ निम्नलिखित हैं। द्राविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली। तीनों याद हो गई। चलिए आगे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? तो संगम साहित्य से है तो वो है आपका मदुरई। क्या है भाई? मदुरई। मदुरई जो है ये संगम साहित्य का सबसे प्राचीन रहा है, पुराना रहा है। और प्राचीन संगम काल में जिन संगम ग्रंथों की रचना हुई है उनको संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। जो पांड्य राजाओं थे उनके संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे। प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम। प्रथम संगम में अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में मदुरई में हुआ, और अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में द्वितीय संगम, और तृतीय संगम नक्कीर की अध्यक्षता में मदुरई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों जिनमें दास भी शामिल थे उनको किस रूप में जाना जाता था? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बताया था, कर्मकार। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन तो दूसरा है, यहाँ तक कर्मकार तो है नहीं। तो यहाँ पे भाई ऑप्शन आपको दिया है वेल्लार है और कडेशियार है, उजावर है। तो वो है आपका कडेशियार और आदिमई। क्या नाम है भाई? कडेशियार और आदिमई है, इसको याद रखो, ठीक है। कडेशियार और आदिमई। ऑप्शन नंबर डी आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? तो उसको क्या कहते थे भाई? साला भोग कहते थे। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस बार ट्रेंडिंग में रहा है, ठीक है भाई। उसे साला भोग कहा जाता था। यहाँ पे दिया है वेलन वगाई, जो कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को कहा जाता था। जो ब्राह्मणों को हम भूमि दान में दे दिया करते थे उसको ब्राह्मदेय कहते थे। शाला भोग जो शैक्षणिक प्रयोजन के लिए दी गई भूमि को, और देवदान जो मंदिरों में भूमि को दान में दे दिया जाता था उसे हम देवदान के नाम से जानते थे। ये बेसिक से पॉइंट है, ऑलरेडी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट, चोल काल के दौरान मुवेंद वेलन और अरैयार की उपाधियां थीं, तो वो कौन सी थीं? तो वो थे धनी भूस्वामियों को, जिनके पास, धनी भूस्वामियों का मतलब है जिनके पास बहुत ही ज़्यादा धन, और भू का मतलब है जो बहुत सी जमीनों के स्वामी, तो उनको कहते थे धनी भूस्वामियों को इन उपाधियों से नवाजा गया था। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक को प्रशस्ति की रचना की थी? तो वो कौन सा था चालुक्य शासक? अभी थोड़ी देर पहले हमने चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे, तो वो कौन सा था? तो पुलकेशन द्वितीय था। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। जब भी चालुक्य शासक की बात की जाए तो पुलकेशन द्वितीय का नाम आप लोग बिल्कुल मत भूलना, याद रखना। रवि कीर्ति का जो संबंध है ये एहोल अवलोक से भी है, ठीक है भाई। और ये चालुक्य वंश के राजा पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि में थे, ठीक है भाई। अब यहाँ से एक पॉइंट क्या निकल के आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए कि बताइए पुलकेशन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? तो आप बताएंगे रवि कीर्ति, ठीक है भाई। तो ये रवि कीर्ति का भी नाम आप लोग याद रखिएगा, ये पुलकेशन द्वितीय का दरबारी कवि था। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन पूछोगे, तो भाई ये तो क्वेश्चन हम विदाउट ऑप्शन के भी बता देंगे सर। ऑप्शन डी कर देना, उड़ीसा। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये आपका उड़ीसा में स्थित है। आप कहेंगे सर ये तो उड़ीसा आपका दक्षिण भारत में पड़ता है। दक्षिण भारत में जो अधिकांश मंदिर हैं वो आपके जो अधिकतम मंदिर हैं वो आपके दक्षिण द्राविड़ शैली में बने हुए हैं, लेकिन कुछ मंदिर आपके नागर शैली में भी बने हुए हैं। तो यदि हम सूर्य मंदिर की बात करें तो सूर्य मंदिर जो बना हुआ है ये आपका नागर शैली में बना हुआ है, ये भी याद रखना है, ठीक है भाई। किस शैली में? नागर शैली में बना हुआ है।
कोणार्क का सूर्य मंदिर नागर शैली में बना हुआ है, इसमें आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, और इसका निर्माण गंग वंश के प्रसिद्ध शासक नरसिंह देव ने करवाया था। ठीक है भाई, किसने करवाया था? नरसिंह देव ने था। और नरसिंह देव था जो गंग वंश के प्रसिद्ध शासक रहे हैं। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये आपके लाल बलुआ पत्थर एवं ग्रेनाइट से निर्मित हुआ है। किससे? ग्रेनाइट से निर्मित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। और इस मंदिर को दोस्तों कब बनाया गया था? तो इस मंदिर को 1984 में बनाया गया था, और इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में भी इसे शामिल किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, तो जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कैसा है भाई? ये आपके लाल बलुआ पत्थर से ग्रेनाइट से आपका बना हुआ है। याद रखेंगे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को? चलिएगा आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। तंजावर का राजराजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? क्वेश्चन नंबर 110। भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान राम और भगवान गणेश। भाई राजराजेश्वर मंदिर की बात कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। तो 110 में भी बिल्कुल सही आंसर है। जो लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं भगवान शिव, उनका आंसर बिल्कुल सही है भाई। आप सभी जानते हैं कि सर आपने पढ़ा था तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर भी पढ़ा था। तो भाई तंजावर का चाहे तो आप बृहदेश्वर मंदिर कह दो, और चाहें तो आप राजराजेश्वर मंदिर भी कह दो, दोनों एक ही मंदिर के नाम हैं। कन्फ्यूज नहीं होना है। तो राजराजेश्वर मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर, तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर, तंजावर का राजराजेश्वर मंदिर, ये दोनों एक ही मंदिर के नाम हैं। और इसका जो निर्माण किया था वो राजराज प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और ये मंदिर जो है ये आपका द्रविड़ शैली में बना हुआ है। किसमें बना हुआ है? द्रविड़ शैली में बना हुआ है। राजराजेश्वर मंदिर या कह सकते हैं बृहदेश्वर मंदिर, ये आपके तमिलनाडु में स्थित है, और तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो कि भगवान शंकर को समर्पित है। और तमिलनाडु आपका दक्षिण भारत में पड़ता है। ठीक है भाई, और दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिर किसमें हैं? द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वाकाटक वंश का संस्थापक था? इसको लगा लो इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो आप कहेंगे सर वो था विंध्य शक्ति। कौन था दोस्तों? विंध्य शक्ति था। तो ऑप्शन नंबर सी आपको टिक कर देना है। विंध्य शक्ति जो था ये वाकाटक राजवंश का शासक हुआ करता था। अगला पॉइंट दिया गया है, वाकाटक राजवंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे, और प्रवरसेन प्रथम एवं प्रवरसेन द्वितीय ये वाकाटक राजवंश के प्रमुख शासकों में से थे। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव, भाई कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो याद रखिएगा चंदेल शासकों ने करवाया था, या कह सकते हैं चंदेल वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। कंदरिया महादेव का मंदिर याद रखिएगा। और चंदेल वंश का जो संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंदेल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 9वीं शताब्दी में हुई थी। तो चंदेल वंश की स्थापना की किसने थी? तो नन्नुक ने की थी। और इसकी जो राजधानी थी वो थी खजुराहो। क्या थी? खजुराहो। और चंदेल वंश का जो अंतिम शक्तिशाली शासक था वो था परमार्दी देव। इसको याद रखो, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है भाई, इसको नोट कर लेना कॉपी में। परमार्दी देव कौन था? ये चंदेल वंश का अंतिम शासक था। इसको परमल के नाम से भी जाना जाता था। चंदेल वंश के दौरान निर्मित कुछ प्रमुख मंदिर हैं, जैसे आपका कंदरिया महादेव मंदिर, लेकिन ये मंदिर जो है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इसी कारण इस मंदिर को हम चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको एक पॉइंट जो है याद रखना है। नेक्स्ट, कदमाई रिक्त स्थान राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। कदमाई जो था ये दोस्तों चोल वंश का था। ठीक है भाई, चोल राजवंश से संबंधित था। कदमाई को हम कड़मई भी कहते हैं, जो कि चोल राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। जैसे विजयालय चोल का नाम सुना होगा आप लोगों ने। जो विजयालय चोल था ये चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था विजयालय चोल। ठीक है, ये संस्थापक है, इनका नाम याद रखना, विजयालय चोल। और इस साम्राज्य का अंतिम शासक जो था वो राजेंद्र तृतीय था। लेकिन भाई इसमें से संस्थापक बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम नाम तो सुना होगा। ये आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? जब इसने अरब आक्रमण किया था, अरब आक्रमणकारी जो था मोहम्मद बिन कासिम, उसके समय सिंध प्रांत का राजा कौन था? तो वो था राजा दाहिर। कौन था दोस्तों? दाहिर था, जिसने वर्ष 2711 से 12 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने नेतृत्व के प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुआ था, और इस आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन हुआ करता था। नेक्स्ट, अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद किसके द्वारा है? तो आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जो कि अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो अल बरूनी की रचना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक कर देना है। ठीक है भाई, तो 115 का क्या हो जाएगा भाई? तो आप कहेंगे सर अल बरूनी हो जाएगा।
यहाँ पे एक पॉइंट दोस्तों ब्रैकेट में दिया गया है। अरबी ग्रंथ है किताबुल हिंद, जो कि अल-बरूनी ने इसको लिखा था। और इस पुस्तक में 11वीं शताब्दी में प्रथम प्रारंभ हिंदू के साहित्य, विज्ञान, धर्म की आंखों देखी सजीव वर्णन किया गया है। किसमें? आपके किताबुल हिंद में। अगला क्वेश्चन आता है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? भाई तराइन का प्रथम युद्ध आपका सभी को पता है, प्रथम युद्ध जो हुआ था ये 1191 में हुआ था, सभी को पता है। और द्वितीय युद्ध की बात हो रहा है तो द्वितीय युद्ध हो जाएगा 1192 में। सेकंड युद्ध कब हुआ था? 1192 में। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था दोस्तों, यहाँ से याद रखो, 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें से भाई पृथ्वीराज जो चौहान थे ये क्या हो गए थे भाई? जीत गए थे। जब तराइन का दोस्तों द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया था भाई? इसमें हरा दिया था। तो इसमें भी कौन हो गया था भाई? मोहम्मद गौरी जो है वो जीत गया था। प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। और द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। ठीक है भाई। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, विभिन्न युद्ध कब हुए थे, किन के बीच युद्ध हुआ था, किसकी विजय हुई थी, किसकी पराजय हुई थी, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 117। दीवान ए अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन का कौन सा एक विभाग था? तो भाई दीवान ए अर्ज जो था ये एक सैन्य सेवा का विभाग हुआ करता था। तो ऑप्शन ए आपको टिक कर देना है। ठीक है भाई, दिल्ली सल्तनत के अधीन सैन्य सेवा को दीवान ए अर्ज के नाम से जाना जाता था। दीवान ए अर्ज की विभाग की जो स्थापना है ये किसने की थी? ये बलबन ने की थी। और इस विभाग के अध्यक्ष को आरिज ए मुमालिक भी कहते थे। क्या कहते थे भाई? आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। अब यहाँ से भाई सल्तनत काल के केंद्रीय प्रशासन के कुछ अन्य प्रमुख विभाग हैं और उनके जो पदाधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था, उनके बारे में दिया गया है। जैसे एक विभाग हुआ करता था दीवान ए रसालत, ये रसालत ए मुमालिक उसका अधिकारी हुआ करता था। दीवान ए इंसा, जिसको शाही पत्राचार से संबंधित था, उसको इंसा ए मुमालिक कहा जाता था। उसी प्रकार से दीवान ए विजारत, जो कि राजस्व विभाग से संबंधित था, उसको वजीर ए मुमालिक कहा जाता था। ठीक है भाई, याद रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? भाई यहाँ से हमसे कुतुबुद्दीन ऐबक का भी शासन काल पूछा है, तो आपको बता देना है 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी। ठीक है भाई, 1206 से 1210 ईस्वी जो शासन काल रहा है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी की यदि बात की जाए तो उनकी राजधानी क्या थी? लाहौर। लाहौर अब जो कि प्रेजेंट टाइम कहाँ पर है? आपके सर पाकिस्तान में है। ऐबक शब्द का अर्थ क्या है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक, भाई कुतुबुद्दीन जो ऐबक शब्द है इसका अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। चंद्रमा का स्वामी किसे कहा जाता है? ऐबक को कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के दौरान मलिक तथा सिपह सालार की उपाधि धारण की थी। ठीक है भाई, मलिक की उपाधि किसने धारण की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे। तो 118 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। ठीक है दोस्तों, बलबन ने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वो थी जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? तो वो थी बलबन ने की थी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है भाई, इसको याद रख लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ से दो तरीके के पूछे जाते हैं। एक अपोजिट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो ऑप्शन में जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है तो वो है आपकी जिल्ले इलाही। क्वेश्चन पूछा सकता है कि जिल्ले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी, तो आप कहेंगे सर बलबन ने की थी। और जो बलबन था वो कैसा था? वो इलबरी तुर्क था। बलबन का जो मूल नाम था वो था बहाउद्दीन बलबन। क्या नाम था? बहाउद्दीन बलबन नाम था, जो कि इसका वास्तविक नाम था, मूल नाम था। बलबन ने जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की थी। जिल्ल ए इलाही का अर्थ क्या होता है भाई? यदि आपसे पूछा जाए जिल्ले इलाही का सामान्य अर्थ क्या होता है, तो वो होता है ईश्वर की छाया, यानी कि ईश्वर की छाया है उसके ऊपर, तो उसको जिल्ले इलाही के नाम से जाना जाता था। और आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हम अपने क्लास को ओवर करेंगे। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पाबोस, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो भाई। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट बना लो भाई। क्वेश्चन नंबर 120, सिजदा और पाबोस की जो प्रथा है ये किसने लागू की थी? तो वो था गयासुद्दीन बलबन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपेगा भाई, इतना मैं बता देता हूँ। सिजदा और पाबोस किसने लगाया था? तो ये गयासुद्दीन बलबन ने इसको व्यवस्था को जो है शुरुआत की थी। किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। तो कौन सा विकल्प बताएंगे? आप कहेंगे सर गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर ए आपको टिक कर देना है।
बलवन से संबंधित दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी, तो आप कहोगे सर बलवन ने। नवरोज प्रथा किसने अपनाई थी, पारसी के त्योहार को प्रारंभ किसने किया, तो ये भी बलवन ने किया था। सजदा और पाबोस, ये भी वही नीति किसने अपनाई थी, बलवन ने। दीवान ए अर्ज, ये भी किसने सैन्य संगठन का निर्माण किया, तो इसने भी किसने किया था, बलवन ने। तुर्कान ए चहलगानी, या इसको हम चालीसा दल के नाम से भी जानते हैं, ये भी किसने किया था, इसका दमन किसने किया था, ये भी दमन किसने किया था, बलवन ने किया था। ठीक है भाई, ये चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। लौह रक्त नीति बलवन, नवरोज प्रथा बलवन, सजदा पाबोस बलवन, दीवान ए अर्ज बलवन, तुर्कान ए चहलगानी ये भी बलवन की थी। ठीक है भाई, याद रखेंगे। और यहाँ से दोस्तों हमारे 120 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 121। अब यहाँ से दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में अपनी चर्चा कर रहे होंगे, तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं, और कल की जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो यहीं से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। अभी इतिहास में दोस्तों काफ़ी क्वेश्चंस हैं, लगभग 200 प्लस क्वेश्चन हैं, तो अभी आपका इतिहास ऐसे ही चलेगा। तो जो आपके जितने भी हम क्वेश्चंस करवाएंगे उसकी वीडियो में आपके उतने ही क्वेश्चंस टाइप कर दिया करेंगे थंबनेल में, ताकि आपको एक वीडियो के जो क्रम है दोस्तों क्वेश्चंस का वो आपको सही तरीके से समझ में आ सके। तो हमारे जो टोटल 121 तक के क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो चुके हैं, सारी वीडियोज हो चुकी हैं, 3 वीडियो में हमने 121 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। यदि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो क्लास आप लोगों को कैसी लगी है तो कमेंट करके हमें एक बार जरूर बता दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है भाई, लाइक कर देना, और जो भी दोस्त आपके साथ पढ़ाई कर रहा हो, जो भी तैयारी कर रहा हो उसके साथ शेयर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए। ठीक है भाई, आपको मेरे बारे में जो भी कहना है तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए ज़रूर बता कर दीजिएगा। ठीक है भाई, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही आपकी डेली क्लासेस चलती रहेगी। और भाई क्लासेस का टाइम टेबल मैं बता देता हूँ कि सुबह 10 बजे रीजनिंग का बुक का सॉल्यूशन करवाया जाता है चैप्टर वाइज, और रात को 8 बजे जीके और जीएस का। और दोस्तों काफ़ी लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि सर हिंदी की भी करवा दो, मैथ्स की भी करवा दो, तो ठीक है भाई, उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि भाई 2 क्लासों लेने में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए 2 क्लास ले रहा हूं, लेकिन जैसे ही मुझे थोड़ा सा समय मिलेगा तो हो सकता है मैं आपको मैथ की भी क्लास जल्द ही स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैथ की लगभग आपके डेली 20 से 25 क्वेश्चंस करवाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज टाइप वाइज क्वेश्चंस करवाया करेंगे। तो आपका जो भी समय होगा मैथ के लिए तो वो आपको बता दिया जाएगा, या तो शाम को 5 बजे रखेंगे क्लास को, तो मैथ की भी क्लास हम स्टार्ट कर देंगे जल्द ही। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है भाई, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको कल टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और आज मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर रीजनिंग का पीडीएफ सेंड कर दिया है। जिसको भी पीडीएफ चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाके उस लिंक को ज्वाइन कर लो आप सभी, और वहाँ से रीजनिंग की पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ठीक है भाई, रीजनिंग का 2025 का पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया है, तो जाके सभी लोग डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और कल इसका भी पीडीएफ जीके जीएस को आपको देखने को उसी चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा दोस्तों, आप सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं कल फिर सुबह 10 बजे रीजनिंग की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।